नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 5वां देखने वाले हैं। कक्षा हमारी जो है 8 है। 8वीं क्लास का 5वां अध्याय है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि इसके अंतर्गत जो 1857 की क्रांति हुई थी और उसकी जो बाद की घटनाएं थी उसके बारे में हम विस्तृत में जो है प्रश्न देखने वाले हैं। पूरा अध्याय में पढ़कर हम इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और मानकर चलिए ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये पूरे अध्याय से लिए गए हैं, मतलब पूरे अध्याय को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमारी देखिए 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, 6, 7 तो हो चुकी है और 8th क्लास हमारी चल रही है इतिहास में, भूगोल में, राजनीतिक विज्ञान में, एनसीईआरटी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी तो उसके नोट्स करवाए जा रहे हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं और उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसकी वीडियोस जो हैं प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ज़रा सी भी तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का कक्षा 8 का अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है तो क्या होता है। तो पहला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। देखिए, झांसी की रानी जो थी वो चाहती थी कि कंपनी जो है उसके पति की मृत्यु, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब झांसी के राजा जो थे उनकी मृत्यु होने के बाद इनका कोई पुत्र तो था नहीं और पुत्र गोद लिया हुआ था, तो वो चाहती थी कि जो उनका गोद लिया हुआ बेटा है उसे वैध उत्तराधिकारी मान लिया जाए। ठीक है। दूसरी बात ये थी, अगला प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न में तो यही है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से यही चाहती थी कि उनका जो बेटा है जो गोद लिया गया है उसे उत्तराधिकारी मान लिया जाए और झांसी जो है उसका विलय जो है वो अंग्रेजी शासन में न किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं माना। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो देखिए, ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म जो है भारत में फैले और देखिए जो साउथ है यानी कि जो केरल है, केरल साइड में पहले ये ईसाई धर्म फैला था और बाद में धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ईसाई धर्म जो है वो फैल गया था। तो देखिए, ईसाई धर्म जो है इसको अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। इन्होंने क्या किया, 1850 में एक नया कानून बना दिया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाएगा, जो भी भारतीय है जो ईसाई धर्म अपनाता है उसे अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उसमें अधिकार जो है वैसे ही प्राप्त होगा जैसे किसी हिंदू को प्राप्त होता है या किसी मुसलमान को प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि चाहे वो सिख है, हिंदू है, जो भी धर्म का है वो ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। तो ये दो कानून जो पास किए गए थे इसने ईसाई धर्म जो है अपनाने वालों के हितों की रक्षा की, लेकिन साथ साथ जो हिंदू थे या जो भारतीय थे, ठीक है, जो भी भारतीय थे उनको ये पता लग गया था कि ये अंग्रेज जो हैं हमारे धर्म को समाप्त करने के लिए ईसाई धर्म को यहाँ पर फैला रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। देखिए, जो मेन मुद्दा था, मेन कारण था हमारे 1857 की क्रांति का, वो नए कारतूस ही थे। देखिए, कारण तो बहुत सारे थे, कभी भी कोई क्रांति होती किसी एक कारण की वजह से नहीं होती, बहुत से कारण होते हैं, बहुत सा विद्रोह होता है या बहुत सी अंदर जो है मानसिकता बन जाती है और फिर जो ज्वाला फूटती है उससे क्या होता है, उससे बगावत होती है। अब सिर्फ एक कारण नहीं था, बहुत से कारण थे, लेकिन ये जो कारतूस वाला कारण है उसने आग में घी देने का काम किया था। तो क्या हुआ कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी हुई जो पट्टी है जिसको हटाना पड़ता है और फिर उसका
प्रयोग करना पड़ता है, तो वो किसकी बनी है? गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। तो सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में किसका प्रयोग हुआ है? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात कि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए जो कारतूस पर लगी हुई पट्टी होती थी उसको दांत से काटना पड़ता था, यानी कि गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिपाहियों के धर्म के खिलाफ था, क्योंकि गाय उनके लिए पूज्य थी, और अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके लिए सुअर पूज्य था। तो ये दोनों ही वजह थी जिससे मुसलमान और हिंदू दोनों जो हैं भड़क उठे। उसके अलावा देखिए इससे क्या है, हिंदू मुसलमान जो सिपाही थे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो ये दोनों ही कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके सिपाही हैं उनको ऐतराज था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस प्रकार से बिताए थे? अंतिम मुगल बादशाह जो थे जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी। ये कब की बात हो रही है? जब क्रांति खत्म हो गई थी, 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, उसके बाद की बात है। उसके बाद क्या होता है, मुगल बादशाह पर मुकदमा चलाया जाता है, आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुनाई जाती है। और साथ ही साथ जो देखिए ये जो बादशाह थे मुगल बादशाह, जब 1857 की क्रांति समाप्त होती है तो कहाँ पर मिलते हैं? हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, वहाँ पर अपने बेटों के साथ अंग्रेजों को मिल जाते हैं। और ये भी एक गद्दारी की थी, एक व्यक्ति ने जो कि बादशाह का ही एक क्या था, एक तरह का सिपाही था या एक तरह का हमदर्द था, उसने क्या किया था, अंग्रेजों को जाकर खबर दे दी कि हुमायूं के मकबरे में ही कौन जो है अपना बसेरा बसाया हुआ है, बादशाह और उसके बेटे। तो बादशाह और उसके बेटों को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया और उनके जो बेटे थे उनको गोली मार दी गई। किसके सामने? बादशाह के सामने। बादशाह काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी पत्नी थी जीनत महल। तो जीनत महल को और जो बादशाह थे उन दोनों को क्या किया गया, यहाँ से भेज दिया गया रंगून में, और रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। जो जफर थे वो अच्छे जो है लेखक थे, कवि थे, और उन्होंने लिखा भी था कि दो गज जमीन ना मिली सोए यार को। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने बारे में ही कहा था कि 2 गज जमीन भी मुझे नसीब नहीं हुई, क्योंकि वो रंगून में ही मर गए और वहीं पर उनकी जो है समाधि बना दी गई। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास का क्या कारण था? देखिए इनमें काफ़ी आत्मविश्वास भरा हुआ था कि अब तो हमें क्या है, पूरा भारत प्राप्त हो गया है। ये घटनाएं जो थी मई 1857, ये जो मानसिकता थी अंग्रेजों की, ये कब से पहले की बात कर रहे हैं? मई 1857, क्योंकि उसके बाद जो है जो सारा माहौल है वो चेंज हो जाता है, क्रांति की स्थिति बन जाती है, क्रांति हो जाती है, तो बाद में स्थिति और हो जाती है। लेकिन फिलहाल इनके मन में क्या था, 1857 मई 1857 से पहले कि उनकी ये सोच थी या ये मानसिकता थी कि भारतीय जो सिपाही हैं उनके विश्वसनीय हैं, चाहे जमींदार हैं, चाहे सिपाही हैं, चाहे नवाब हैं, चाहे राजा हैं, वो सब क्या हैं, उनके विश्वसनीय हैं। क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी और साथ ही बड़े बड़े जो विद्रोह थे वो भी कुचले थे। तो उनको लगता था कि भारतीय सिपाही जो है हमारे काफ़ी विश्वसनीय हैं, इसीलिए वो क्या करते थे, अपनी फौजों में भारतीय सिपाहियों को भर्ती किया करते थे। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेज अधिकारी को ये लगता था कि कई स्थानीय जो राजा हैं, जमींदार हैं, उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी और कंपनी ने क्या किया था, रेजिडेंट नियुक्त किए थे। कहाँ पर? उनके स्थानीय शासकों के शासन में। तो इनको ये लगता था कि ये जो राजा हैं, जो लोकल लेवल के राजा हैं, जमींदार हैं, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे हितैषी हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये थी कि जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए थे। अतएव वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। देखिए उनका जो शासन था उसमें रेजिडेंट जो है उनको नियुक्त कर दिया था, जिससे सारी खबरें जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती थी। फिर उनकी जो सेनाएं थी उनको भंग करके अपनी सेना वहाँ पर रख दी थी, सारा खर्चा वो वहाँ से निकालते थे
उसके बाद उनकी जो मतलब कोई भी अगर संधि करनी है तो अंग्रेजों से मशवरा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से इनको लगता था कि भारत में हमारी स्थिति कैसी है, मजबूत है, इसीलिए वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे भारत को लेकर, ठीक है। भारत उनका क्या था, भारत उनका एक तरह का उपनिवेश था, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। देखिए जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा, तो पहली बात तो ये कि जनता बड़े उत्साहित हुई, क्योंकि देखिए किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो बड़े ही नील की खेती हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, जनता को नील की खेती करनी पड़ रही है। अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसको खुद की ज़मीन पर खेती करनी पड़ रही है नील की, और नील की खेती से क्या है, अगर वो धान की खेती नहीं कर पाएंगे बाद में। दूसरी बात ये है कि अगर वो बागान में खेती करते हैं तो भी कर्ज से डूबेंगे। अगर वो जमींदारों की खेती में जो नील की खेती कर रहे हैं वो भी कर्ज से दब रहे थे। तो जनता उत्साहित हो गई कि चलो भाई, अगर अंग्रेजों का शासन जाएगा तो किसका शासन आ जाएगा, बहादुर शाह जफर का, यानी कि मुगल सत्ता आ जाएगी। तो कम से कम ये तो हमारे हितैषी रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं इनको, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, ये सब आकर गए हैं। तो क्या होगा, हमारी स्थिति इन अंग्रेजों से कुछ अच्छी होगी। तो जनता बड़ी उत्साहित थी, इससे जनता को आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, उम्मीद मिली, आत्मविश्वास मिला, जिससे ये क्या है, और भी ज़्यादा इनको उम्मीद हो गई। दूसरी बात ये कि ब्रिटिश शासन के विस्तार से क्या है, भयभीत हुए बहुत सारे शासक जो थे, कौन से, जो लोकल लेवल के शासक थे, छोटी छोटी जिनको रियासतें मिली हुई थी, उनको ये लगने लगा था कि फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर क्या चला सकेंगे, शासन चला सकेंगे, ठीक है। विभिन्न जो ब्रिटिश नीतियां थी, चाहे वो इनको रियासतों को हड़पने की नीति है, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति है, और बहुत सी नीतियां थी जिनके चलते, जैसे केनिंग ने नीतियां लगाई थी, डलहौजी ने नीतियां लगाई थी, उन नीतियों की वजह से जिन परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी वे इस खबर से बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता जो है वापस मिल जाएगी। देखिए ये सारी कहानी जो है ये 1857 के जो क्रांति होती है उससे पहले की लोगों की मानसिकता की है, ठीक है। तो उनको ये लगता था अंग्रेजों का शासन अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। किन परिवारों को, जिन परिवारों की सत्ता अंग्रेजों ने छीन ली थी। दूसरी बात और कि अवध के जो बागी अगला, ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, ये कंप्लीट होगी, 4-5 बातें थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। आपको पता है अवध पर भी यही आरोप लगाया गया था कि भाई इनका जो कामकाज है सही तरीके से चल नहीं रहा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अवध को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अवध में क्या हो गए, जितने भी जो बागी भूस्वामी थे उनको समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं, नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी, ताकि भाई ये जो लोग हैं ये क्या है, डर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या घोषणा कर दी कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बना रहेगा और अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का जो अंग्रेज क्या कह रहे थे कि जो भूस्वामी है, जो बागी भूस्वामी है जिसने किसी अंग्रेज का कत्ल नहीं किया है और वे स्वामी भक्त बने रहेंगे, तो उन्हें अपनी जमीन पर वापस से पारंपरिक रूप से अधिकार कर उस जमीन का उपभोग करने की स्वतंत्रता है वो बनी रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया है, ठीक है, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी जो है वो दी जाएगी और उनकी जो जमीन है उन पर उनका अधिकार और जो उनकी दावेदारी है उस भूस्वामी की वो बनी रहेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, अवध के जो बागी थे भूस्वामी उनको अपनी तरफ मिलाया था या समर्पण करवाया था। अगला प्रश्न है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस प्रकार से बदली। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में किस प्रकार से बदलाव किए, ये बात है 1857 की क्रांति के बाद की।
तो पहली बात तो ये कि उन्होंने 1857 में ब्रिटिश संसद जो थी उसने एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे वो किसको दे दिए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। देखिए ये एक बात आपको पता ही होगी अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं। देखिए ब्रिटिश संसद जो है ये खत्म नहीं कर सकती थी उपनिवेश भारत का, ठीक है, और ना ही ईस्ट इंडिया को खत्म कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जो ब्रिटिश संसद के लोग थे इनका पैसा लगा था। फिर जो ब्रिटिश साम्राज्य था, महारानी थी, उनका भी पैसा कहाँ पर लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगा था। तो इस कंपनी को वो बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, और साथ ही साथ उनकी बदनामी हो जाती पूरे विश्व में कि इनकी जो कंपनी है इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसके जो अधिकार थे किसको सौंप दिए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ठीक है, किसने, ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित करके 1858 में। दूसरी बात इन्होंने क्या की, ब्रिटिश मंत्री जो मंडल था उसमें एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिस परिषद का नाम क्या था, इंडिया काउंसिलिंग। अब वो क्या है, जो भारत मंत्री होगा वो पूरी देखरेख करेगा कि क्या चीज़ भारत में हो रही है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। तो और जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, जो नवाब हैं, जो राजा हैं, उन पर किसी प्रकार के उत्पीड़न तो नहीं हो रहे, उन सब की जानकारी किसको रखने के लिए कहा, इंडिया काउंसिल और उसके ऊपर भारत मंत्री को। ठीक है, तो भारत मंत्री को सलाह कौन देगा, इंडिया काउंसिलिंग देगी। आगे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब होती थी तब पहले गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, अब क्या बना दिया गया, उस गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, देश के जितने भी शासक थे जिन्होंने बगावत में कुछ लोगों ने कुछ ने हिस्सा लिया था और बाकियों ने लगभग हिस्सा नहीं लिया था, शासकों ने, रियासतों के शासकों ने, तो उनको ये भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है, उनको ये कहा गया कि आपके क्षेत्रों पर, जैसे कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति के तहत डलहौजी की नीति के तहत जो है, जिस प्रकार से अवध को हड़पा गया, सितारों को हड़पा गया, जोधपुर को हड़पा गया, ठीक है, इन सबको हड़पने की जो नीति है उसका त्याग जो है वो कर दिया गया। आगे देखिए, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का क्या किया गया, फैसला लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, भारतीय सैनिकों की जो संख्या है उसको तो कम कर देंगे और जो यूरोपीय सिपाही हैं, चाहे उसमें फ्रांस के सैनिक है, चाहे अंग्रेज हैं या कोई और, यानी कि यूरोप से संबंधित कोई अगर सिपाही है तो उसको हम क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। आगे देखिए, जो मुसलमान थे, अब देखिए इनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी मुसलमानों से थी, तो इन्होंने क्या किया, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस क्रांति में। ठीक है, तो इस विद्रोह का कारण वो किसको मानते थे, मुसलमानों को मानते थे अंग्रेज लोग, इसलिए उनकी ज़मीनें, उनकी संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की ताकि आगे चलकर ये लोग विद्रोह न कर सकें। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया, क्योंकि देखिए मुख्य कारण या जो आप कह लीजिए तात्कालिक जो कारण था वो कौन सा था, वो सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस थे। तो अब इन्होंने सोचा कि अब हम किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि भारत के लोगों के धर्म में, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का है उसके धर्म के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये लोग क्या है, कन्यावध हो गया, सती प्रथा हो गया, इन सब को भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन भारतीयों को ऐसा लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में दखलंदाजी कर रही हैं। तो इन्होंने ये सोच लिया, भाई अब हमारे तो हाथ जुड़ गए हैं, आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आगे अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएं कि उन्हें एक विलक्षण महिला क्यों माना जाता है। थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। सबसे पहली बात तो इनका जो जन्म हुआ था बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1828 को हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो था मनु, और बचपन में ही इन्होंने क्या किया, तलवारबाजी,
तीर कमान, घुड़सवारी इसका शौक रखती थी और उसमें इन्होंने महारत भी हासिल कर ली थी। और बचपन में ही इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, उनके सामने ये लोग टिक नहीं पाते थे। ठीक है, तो वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को भारत से भगा देना चाहती थी, बड़ी नफरत करती थी अंग्रेजों से ये। और बचपन से ही ये रात को छुप छुप कर क्या करती थी, अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से बदला लेना शुरू कर देती थी। 14 साल की जब ये हुई तो इनकी शादी जो है झांसी के राजा थे गंगाधर राव, ठीक है, विदुर थे ये। इनकी पहली पत्नी की जो है मृत्यु हो चुकी थी, इनसे विवाह हो जाता है, झांसी की रानी बन जाती हैं। लेकिन फिर भी ये रात को क्या करती हैं, चोरी छिपे क्रांति गुरु बन जाती हैं और रात को अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रहती हैं। ठीक है, तांत्या टोपी से भी मिलती रहती हैं। पति की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन अपने हाथों में ले लिया। जब इनके पति की जो है बीमारी से मृत्यु हो गई तो इन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। कोई पुत्र नहीं था इनका, इनके जो पति थे उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, तो उन्हीं को ये अपना पुत्र मानती थी। और अंग्रेजों का विरोध इन्होंने क्या है जारी रखा। वे सभी रियासतों को एकजुट करके और अंग्रेजों की जो कूटनीति थी वो समझाना चाहती थी कि हम सबको क्या करना चाहिए, एकजुट होकर अंग्रेजों को भगाना चाहिए। 1857 की क्रांति में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, पर इनका एक सेनापति होता है जो क्या कर जाता है, विश्वासघात कर जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेज क्या करते हैं, सेना सहित क्या करते हैं, चारों तरफ से जो इनका महल होता है उसको घेर लेते हैं और हथियार डालने के लिए कहते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो है वो घुड़सवारी में बड़ी तेज थी, तलवारबाजी में बड़ी तेज थी, बचपन से वो हार नहीं मानती, अपने बेटे को पीठ पर बिठाती हैं, जो मुंह में क्या करती हैं, घोड़े की लगाम दबा लेती हैं और दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई अंग्रेजी सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जून 1858 में वो लड़ते हुए क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये एक विलक्षण महिला थी। इनकी जो पूरी लाइफ है वो कैसी थी, विलक्षण रही है। आगे देखिए, ये नील उगाने वाला जो है चैप्टर मैंने बड़ा डिटेल में करवाया है, अगर वो नहीं देखा तो एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरी नील की खेती वगैरह के बारे में बताए हुए हैं। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं ना तो 6 से लेकर +2 तक, चाहे वो विज्ञान है, चाहे इतिहास है, चाहे राजनीतिक विज्ञान है, चाहे भूगोल है, तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप राजस्थान की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से मेरे हिसाब से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे देखिए, नील उगाने वाले किसानों की क्या समस्याएं थी। तो देखिए, निम्न समस्याएं थी। किसानों को क्या करना पड़ता था, अपनी सारी जो उपज होती थी जो मिल मालिक होते थे उनको सौंपनी पड़ती थी। ठीक है, उनको विवश कर दिया जाता था, क्योंकि कर्जा लिया जाता था इनके द्वारा, किसानों के द्वारा। क्योंकि जब इन्होंने नील की खेती शुरू की थी तो स्टार्टिंग में इनको मिल मालिकों ने, बागान मालिकों ने क्या किया, कर्जे दिए बड़ी संख्या में, जैसे बहुत ज़्यादा जो है इनको कर्जे मिले। लेकिन थोड़े दिनों बाद इनको पता लगे किसानों को कि ये जो हमने कर्जे लिए हैं इसके बोझ में हम धीरे धीरे दबने वाले हैं, क्योंकि जो नील की खेती इनको करनी पड़ती थी वो सारी जो उपज होती थी, जो बन जाती थी उपज, वो सारी मिल मालिकों को, बागान मालिकों को सौंपनी पड़ती थी। और ये जो मिल मालिक होते थे, बागान मालिक होते थे, बड़ी सस्ती कीमत में नील जो है उसको खरीदते थे और बड़े महंगे दामों में जो है यूरोप में बेचते थे। ठीक है, किसान जमींदारों की भूमि पर नील की खेती करते थे, जो जबरदस्ती उनकी फसल जो है, जबरदस्ती कौन, जमींदार क्या करते थे, किसानों की जो नील की खेती जो वो कर लेते थे उनको जबरदस्ती बागान मालिकों को बेच देते थे। ठीक है, अपनी जमीन पर किराया चुकाने के लिए बार बार किसानों को क्या करना पड़ता था, बागान मालिकों से कर्ज लेना पड़ता था। तो ये सारी उम्र जो है कर्ज में ही बिता देते थे, कर्ज ही लेते थे। ठीक है, एक बार कर्ज ले लिया तो उसके बाद कर्ज इनका लगातार बढ़ता जाता था, ब्याज जो है वो बढ़ता जाता था, जिसकी वजह से ये नील की खेती इनके लिए बड़ी समस्या जो है वो बन गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलता के कारण क्या थे। इसकी विफलता के 2 मुख्य कारण ये थे। पहला तो जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके कोई निश्चित जो है योजना नहीं थी, ये विभिन्न टुकड़ों में विभिन्न स्थानों पर बंटे हुए थे। एक दिन भी निश्चित नहीं किया इन्होंने, लड़ाई का जो दिन निश्चित किया था उस दिन नहीं हुई, उससे पहले ही इन्होंने शुरू कर दी। अलग अलग टुकड़ों में बंटी थी, अलग अलग स्थानों में बंटे हुए थे, किसी प्रकार का इनके बीच में संपर्क, क्योंकि टेलीफोन नहीं था भाई, मोबाइल नहीं था,
रेल लाइन जो है इतनी बिछी नहीं थी, वो तो बाद में इन्होंने शुरू किया है। तो इतनी डाक व्यवस्था भी इतनी बढ़िया नहीं थी, तो कहाँ से एक दूसरे के साथ संपर्क करते, पहली तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी, जो अंग्रेज थे उनके पास क्या थे, हथियार थे, तोपे थे, लेकिन इनके पास अत्याधुनिक हथियारों की क्या थी, कमी थी। तो इन दोनों ही वजहों से क्या हुआ, भारतीय जो क्रांतिकारी हैं वो 1857 की क्रांति में विफल हो गए। ठीक है, आगे देखिए 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। पहली बात तो ये कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो पुराने जमींदार थे उनकी जमीनें और अधिकार छीन लिए थे और नए नए जमींदारों को ये जमीनें और अधिकार सौंप दिए और इनको कहा कि भाई आप क्या करें, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजस्व इकट्ठा करके दें। पहली तो बात, ये पुराने जमींदार इनसे नाराज हो गए। फिर अंग्रेजों ने सहायक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासकों से संधियां तोड़ दी, जिससे क्या हुआ, भारतीय शासक जो हैं वो इनके विरुद्ध हो गए। फिर डलहौजी की नीति थी जो सबसे बड़ी इनका कारण बनी 1857 की क्रांति का, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीतियां, जिससे इन्होंने झांसी है, कई भारतीय शासकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया, जैसे अवध को छीन लिया, ठीक है, सतारा को छीन लिया और कई राज्यों को छीना था और कई राज्यों को छीनने वाले थे। तो जिसकी वजह से ये डलहौजी की जो नीति है, इससे भी 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। उसके अलावा अंग्रेज अफसर जो हैं भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, उनको अगर वो युद्ध पर जाते थे और लड़ाई को जीत भी लेते थे, फिर भी इनको भत्ता नहीं मिलता था। जो अंग्रेज सैनिक होते थे उनको भत्ता मिल जाता था, यूरोपीय सैनिकों को भत्ता मिल जाता था, लेकिन भारतीय सैनिकों को किसी प्रकार का भत्ता जो है वो नहीं दिया जाता था। फिर ये भी इनके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। उसके बाद सैनिकों को जो सबसे ज़्यादा मेन कारण रहा, तत्कालिक कारण रहा, वो था अपनी राइफलों में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस चलाने को कहा गया। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और हिंदू और मुसलमान जो है सैनिक भड़क उठे और उन्होंने क्या कर दी, बगावत शुरू कर दी। ठीक है, तात्कालिक कारण वही है, सुअर और गाय की जो है चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, आगे देखिए 1857 में ही एक और क्रांति हुई थी, चीन में क्रांति हुई थी, दक्षिण चीन में, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लें। ताइपिंग विद्रोह क्या था। 1857 में दक्षिण चीन में एक विशाल जन विद्रोह हुआ जिसे ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो था हांग जिकुआंग। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया। हजारों जो मेहनत कश थे, हजारों जो गरीब लोग थे, उनको परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। मेनली ये ताइपिंग विद्रोह किस लिए हुआ था, देखिए यहाँ पर शराब का सेवन बढ़ गया था, जुए का सेवन बढ़ गया था, वेश्यावृत्ति बढ़ गई थी चीन में। ठीक है, खासतौर पे दक्षिण चीन में, और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म है या फिर आप कह लीजिए कन्फ्यूशियसवाद जो था, उन सब की वजह से जो पुरानी चली आ रही परंपरागत नीतियां थी वही चल रही थी चीन में। और ये जो हांग जिकुआंग था ये चाहता था कि यहाँ पर ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को जो है क्या किया जाए, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है पैसा दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। हांग जिकुआंग ने खुद ईसाई धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। तो ये ताइपिंग विद्रोह था। हांग जिकुआंग कौन था और वह किस बात के खिलाफ था। हांग जिकुआंग एक चीनी नागरिक था जिसने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म को अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि जो परंपरागत चीनी धर्म थे उनके खिलाफ था। ताइपिंग के विद्रोही कैसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, वो ऐसे साम्राज्य स्थापना चाहते थे जिसमें ईसाई धर्म को माना जाए, निजी संपत्ति जो है किसी के पास ना हो, सामाजिक वर्गों व स्त्री पुरुषों के बीच में कोई भी भेद ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर औरतों की स्थिति जो है चीन में काफ़ी निम्न रही है, बहुत ही निम्न स्थिति जो है भारत के मुकाबले में चीन में औरतों की रही है। ठीक है, जहाँ पर अफीम, तंबाकू, शराब, जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी पर पाबंदी हो, क्योंकि गुलामी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा करवाई जाती थी। तो इन सब की वजह से क्या है, ये ताइपिंग विद्रोह जो है वो हुआ। ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य, देखिए जब ताइपिंग विद्रोह हुआ तो कौन सा साम्राज्य था, किंग साम्राज्य था। तो किंग साम्राज्य के बादशाह ने किससे मदद मांगी, चीन में तैनात जो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना थे उनकी मदद से इन्होंने ताइपिंग विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। ये भी 1857 में ही घटित हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न,
1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या क्या बदलाव किए। पहली बात तो ये कि जो शासन था किसके कंट्रोल में आ गया था, महारानी के कंट्रोल में आ गया था। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो थी राज परिवार था या ब्रिटिश जो भारत मंत्री थे उन्होंने क्या किया, या इंडिया काउंसिलिंग ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को के हाथ से कहां पर ले ली, अपने हाथों में जिम्मेदारी ले ली। दूसरी बात, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। देश के सभी जो शासक थे, इंडिया के जो भारत के जो रियासतों के शासक थे, उनको भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की क्या कर दी गई, छूट दे दी गई। फिर भारतीय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया, यूरोपीय सिपाहियों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की। ठीक है, लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का अब हम सम्मान करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने फैसला किया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, पुराने जमींदार थे, उनको जमीनें लौटाई गई और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व प्रदान किया गया। भाई बार बार आपको चेंज नहीं किया जाएगा, जो जमीन आपको दे दी गई है वो आपके पोते पड़पोते जो हैं वो भी इसी जमीन को संभालेंगे, ऐसा आश्वासन उनको दे दिया ताकि आगे से किसी प्रकार की क्रांति का मुंह जो है वो अंग्रेज न देखने पाए। अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी, तो अवध थी। अवध ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने गद्दारी जो की है वो अवध से ही की है। ठीक है, इतिहास में अंग्रेजों ने अवध का विलय किस आधार पर किया। देखिए 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जो है अवध पर जरूरी है। इसी आधार पर अवध का विलय जो है वो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कर लिया। अंग्रेजों ने मुगल शासन को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या किया। मुगल शासन को, अब देखिए मुगल 1857 से के बाद की कहानी है। 1858 में इन्होंने क्या सोचा कि कैसे खत्म करें, 1857 के टाइम की बात है। इसी वजह से मुगल जो बादशाह थे उनके जो रिश्तेदार थे वो नाराज थे। तो देखिए पूरी उन्होंने योजना बना ली। उन्होंने क्या किया, कंपनी द्वारा जारी किए हुए जो सिक्के थे, देखिए पहले जब फर्रुख सियर ने उनको फरमान जारी करने का जो फरमान जारी किया था, जिसके तहत उनको बंगाल की और इस सब की, आपके बंगाल की, उड़ीसा की, बिहार की जब दीवानी सौंप दी थी, तब क्या था कि कंपनी क्या करती थी, सिक्का जो है मुंबई में, बंबई में ढालती थी और उस पर एक तरफ मुगल बादशाह का नाम जो है वो लिखा होता था, यानी कि हम किसके आधिपत्य में शासन कर रहे हैं, मुगल बादशाह के आधिपत्य में। लेकिन अब क्या किया कंपनी ने, 1857 में कंपनी के द्वारा जो जारी हो रहे सिक्के थे उस पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, जिससे मुगल बादशाह नाराज हो गए, उनके रिश्तेदार नाराज हो गए। फिर 1849 में डलहौजी ने क्या ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की, ये कौन थे, ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने कहा कि 1849 में कि जब ये मर जाएंगे तो बादशाह के परिवार को लाल किले में नहीं रहने दिया जाएगा, उन्हें दिल्ली में कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी एक वजह थी जिससे ये नाराज हो गए। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग आए। देखिए 1856 तक किसका शासन था, डलहौजी का। उसके बाद कौन आ जाते हैं, कैनिंग। और कैनिंग जो है इनके भी पिता होते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल बादशाह होगा, भाई इसके बाद हम बादशाह, मुगल बादशाह जो है उनकी पदवी समाप्त कर देंगे, उनके जो बेटे होंगे वो सिर्फ राजकुमार रहेंगे, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उनका कोई भी वंशज होगा उसको क्या है, सिर्फ राजकुमारों की मान्यता दी जाएगी, उनको गद्दी नहीं दी जाएगी मुगल बादशाह की। तो ये कारण थे कुछ जिसकी वजह से कौन नाराज हो गए, राजकुमार नाराज हो गए,
बादशाह जो थे वो नाराज हो गए, उनके जो रिश्तेदार थे वो नाराज हो गए, राज परिवार के अन्य सदस्य नाराज हो गए, जो रियासतें इनके फेवर में थी वो नाराज हो गई, जो जमींदार थे वो नाराज हो गए, साथ ही साथ जो भारत की जनता थी वो भी कहीं ना कहीं नाराज थी। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से भारत में 1857 की क्रांति जो है वो हुई थी। तो आज हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे लाइक करते हैं तो हमें क्या है इतना पता लग जाता है कि आपको वीडियो अगर पसंद आई है। तो आगे कोशिश हम करते हैं कि चाहे जितना भी समय हम दे सकें वो कम है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो जो है वो बनाई जाए। आगे NCERT के अगले लेसन के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।